नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। यूपी चुनाव में अब आधी आबादी की बात सबसे जोर से होने लगी है। कल योगी सरकार फ्री बस का ऐलान किया। आज योगी ने कहा उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु बेटियां और आधी आबादी है। आज योगी ने सीधे आधी आबादी से बात की। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, योगी ने डिटेल में बताया। योगी बेटी सुरक्षा को सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। योगी ने कहा कि 2017 के पहले हर बेटी बहन और माता की जुबान पर यह नारा गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई। 2017 से पहले क्या होता था, योगी ने यह बताया। तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनके साथ समाजवादी पार्टी की महिला सांसद, विधायक थी। आधी आबादी के लिए समाजवादी पार्टी ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। ये नारा उस दौर के, उस गवर्नमेंट्स के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पर संकट था। बेटियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर करती थी, लेकिन आज बेटी की सुरक्षा सिस्टम और टेक्नोलॉजी से होती है। योगी ये बता रहे हैं कि रात को बिना डर के अब बेटियां घर से निकलती हैं, ऑफिस में काम करती हैं। सिर्फ 12% महिलाएं काम कर पाती थीं, लेकिन आज ये आंकड़ा 36% तक पहुंच गया है। महिला सुरक्षा का दावा आज अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान योजना का ऐलान किया। समाजवादी सरकार बनने पर बुजुर्ग महिलाओं को 40,000 पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन हर साल बढ़ेगी। इंटर पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप और साइकिल दी जाएगी। बंद हुए 26,000 स्कूलों को शुरू किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। रक्षाबंधन पर 3 दिन महिलाएं बस में फ्री सफर कर सकेंगी। 29 अगस्त के बाद 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का बस में कोई टिकट नहीं लगेगा। सीएम योगी ने महिलाओं को सौगात दी। तो अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी योजनाओं को देखकर बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा है। अब उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई कैसे आधी आबादी के वोट तक आ गई है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने कैसे आधी आबादी को साधा। 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर ली गई। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। जब हमें तय करना था 2 हफ्ते पहले कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो में हम लोग ये तय करेंगे, तो हमारी ऑफिस से ही सूचना वहां पहुंच गई लगता है, और उसी का परिणाम है कि बस फ्री हो गई। सोचिए आप, अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं, मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा।
तो आज उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता आधी आबादी कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधी आबादी को क्या दे रहे हैं और क्या दिया है इसका जिक्र कर रहे थे, तो अखिलेश यादव भी ये बता रहे थे कि आधी आबादी को लेकर उनका विजन क्या है। अब उत्तर प्रदेश की महिला वोटर के दिल में क्या है और किसके नैरेटिव पर महिला वोटर यकीन करेगी, आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और शादाब चौहान प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी, आधी आबादी की बात आप कर रहे थे, सुरक्षा देने की बात कर रहे थे। अब आप अपने ही कार्यालय को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आपके कार्यालय से ही चीजें चोरी होकर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जा रही हैं, तो कैसे भरोसा दिलाइएगा आधी आबादी को? उसी तरीके से जैसे CM ऑफिस से हम लोगों को पता चल जाता है कि कब कहाँ पे ये कौन सी धरोहर इस देश की और प्रदेश की बेचने जा रहे हैं। हमको पता था JPNIC बिकने जा रहा है और अखिलेश जी ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था। खैर देखिए प्राची जी, 2 चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की जब बात करती है तो उसके साथ में वादे करती है, और वादे ऐसे करती है कि जब 26 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया, सरकार 10 साल से इनकी है। 2022 में इन्होंने कहा था कि हर बच्ची को इंटर पास करने पे स्कूटी मिलेगी। मुझे याद नहीं आ रहा वो स्कूटी का पेट्रोल तो महंगा इतना हो गया है, वो तो छोड़िए, स्कूटी तो बहुत दूर की बात है जो आज तक किसी को नहीं मिली। मुझे याद है उन्होंने कहा था किसी विधवा स्त्री या निराश्रित स्त्री को 1500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्या हुआ तेरा वादा? किसी को नहीं पता। होली और दीपावली में बड़ा शोर हुआ था कि 2 LPG सिलेंडर प्रति माह दिए जाएंगे, हर साल दिए जाएंगे, सॉरी। कितने साल तक वो चला भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी ने किससे वादा किया था? और गरीब परिवार की बेटी की शादी पर 1 लाख रुपया मिलेगा, तो आज उसका भी कुछ अता पता नहीं है। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रही है। 17 में भी इन्होंने कहा था कि जब बेटी की जन्म होगा तो 50,000 रुपये का विकास बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड जेम्स बॉन्ड हो चुका है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 में क्रमशः 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 8,000 रुपये दिएंगे। अरे इन बच्चियों के स्कूल ही बंद कर दिए गए। अब न क्लास है, न पैसे हैं, न बेटियों की कोई बात करेगा। और 21 वर्ष पे 2 लाख रुपए हर बेटी को मिलेंगे। तो बेटी को तो हासरत में रात में पेट्रोल में डाल के जला दिया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय कुछ भी कर सकती है। बिहार के चुनाव के समय उन्होंने वादा किया कि हम सबको 2-2 लाख रुपए देंगे, 10,000 की पहली किस्त होगी, पहली किस्त आई, दूसरी किस्त आई। चुनाव हुआ, गेम खत्म। अब न कोई किस्त है, न कोई। अब बिहार की GDP डाउन हो गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही वादे करती है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने भर के लिए सारे वादे शुरू होते हैं। ठीक है आशुतोष जी, चलिए वादों पर ही बात कर लेते हैं। तो आप सबने सुना कि क्या होता है, वादों पर ही बात कर लेते हैं। के शर्मा जी अपनी योजनाओं की बात करेंगे, आप अपनी योजनाओं की बात कर लें। किसने महिलाओं को क्या दिया, आज यही बता देते हैं। भाई ये जब गिनाने पर आते हैं तो इनके पास मिशन शक्ति है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। इसके एवज में 5 साल अखिलेश का जो कार्यकाल था, आपने महिलाओं की स्थिति कितनी सुधारी, इससे जांच लेते हैं इनका पैमाना कि इन्होंने क्या किया और आपने क्या किया। आशुतोष जी जी बिल्कुल, मैं जवाब दूं या जी आप ही शर्मा जी देंगे? आप ही देंगे आशुतोष जी, आप ही देंगे। हाँ, आप एक एक का नाम लीजिए तो वो एक एक की बात बोलता हूँ। बोलिए पहले, पहली भाषा आपने बोली सुमंगलम योजना। हाँ। आपको याद है सुमंगलम योजना क्या थी? जो 2017 की बेटी के जन्म पे 50,000 का विकास बॉन्ड था, वो चालू ही नहीं हो पाया 17 से 22। उसी जगह सुमंगलम योजना चालू कर दी गई है। जहां तक क्लास 6 और मिशन शक्ति की बात करी गई थी, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 में 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000, वो कभी लागू ही नहीं किया गया। तो मिशन शक्ति आ गया। हम लोग कन्या विद्याधन देते थे, हम लोग साइकिल देते थे, हमने दिया है 18 लाख लैपटॉप दिए हैं, हमने स्कूल बंद नहीं किए हैं, हमने किसी बच्ची की रेप के करके हत्या करके पुलिस की कस्टडी में उसकी लाश जला नहीं दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
हमने वो तस्वीरें नहीं दी थी कि एक बच्ची अपना बस्ता लेके भाग रही है और योगी सरकार का बुलडोजर लेके उसके घर को तबाह कर रहा है। ठीक है ये आपने आशुतोष जी, कहीं नहीं देखिए देखा। रेप के आंकड़े हों या महिलाओं के लेकिन खिलाफ योगी हो रहे सरकार में अपराध हमने के ये आंकड़े हों, देखा। इस पर भी तुलना करूंगी और आपसे आपकी सरकार का पूछूंगी और के शर्मा जी से उनकी सरकार का पूछूंगी। रही बात जो आपने शंकाएं जताई और जो आपने सवाल उठाए, के शर्मा जी, योजनाएं बड़ी फैंसी हैं आपकी, जैसा आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन आधी से ज्यादा तो वो हैं जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी थी और उनका नाम आपने बदल दिया, और उसमें भी आप लाभार्थियों की संख्या नहीं बता पाते, उसमें भी आप लाभार्थियों को वो लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं जिसके लिए ये योजनाएं शुरू की गई। प्राची जी भी अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, शायद वो अपनी विफलताओं की जो है कहानी सुना रहे थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो हर चीज में ये है वो है गा रहे हैं। ये इनके समय काल का समय है और ये अपनी विफलताओं का ये बोल भी नहीं पा रहे कि दे रहे कि नहीं दे रहे, कहां गया क्या गया। अरे भाई आप तो हो ही नहीं वहां पर, आपको पता क्या है, आपको एबीसीडी का पता नहीं है। आप तो बैठ के आपको केवल दिन रात गाली गलौज करना है, आरोप लगाना है और भाग जाना है। अभी जो योजना लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना प्रारंभ हुई, उसमें क्या दिक्कत है भाई, आपको क्या तकलीफ हो रही है? यदि महिलाएं फ्री में 60 वर्ष से ज्यादा की महिलाएं यदि फ्री में बस यात्रा करेंगी, आपके पेट में दर्द क्यों होगा? हमारी योजना हम घोषणा करने वाले थे, आप तो पता नहीं क्या क्या करने वाले थे। आप तो लंदन से लेके आ जाते हैं यहां बहुत कुछ। आपकी तो क्या है, नेता को बोलना है। मैं बाकी चीजों पर भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले प्राची जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये महिलाओं के प्रति इनकी कितनी धारणा, क्या सोच है, इसको केवल इसी बात से समझ सकते हैं। 19 अप्रैल 2026 अभी जब ये सत्र पिछला वाला बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक 47 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये 47 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हाथ में, पॉइंट टू पॉइंट पूरा वर्ड टू वर्ड है मेरे पास। इसमें कहते क्या है, महिलाओं के प्रति इनका सोच सुन लीजिए। जो महिला आरक्षण पर था, महिला आरक्षण सही नहीं है, ये 7:17 पे कहा गया है और मैं इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आप सारे चैनलों ने इसको चलाया है बकायदा। इसमें ये कहते हैं कि आज की महिलाएं जो हैं शिक्षित ही नहीं है, योग्य ही नहीं है कि वो जो है नेतृत्व कर सके। अब पता नहीं डिंपल यादव भाभी जी कहां से नेतृत्व, कौन सा प्रशिक्षण लेकर आई हैं कि वो तो नेतृत्व कर सकती हैं। यादव खानदान की है, अखिलेश खानदान की है, लेकिन बाकी महिलाएं योग्य नहीं है। वो कहते हैं कि योग के प्रतिनिधित्व के लिए योग्यताएं विकसित करनी होगी इनके अंदर। सामाजिक मानसिकता भी एक दिन में नहीं बदलेगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी की राजनीति में आने से रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये तो सोच है इस समाजवादी पार्टी की महिलाओं को लेकर। अब ये मैं आपको पूरा आपको बता सकता हूं, पूरी लाइन पैरा का पैरा इन्होंने कहा है। उस दिन का इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लीजिए, अभी मात्र 3 महीना हुआ। तो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं इनको, तो या केवल एक खानदान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ये क्या महिला करेंगे। लेकिन के शर्मा जी, वो तो आज आपकी योजनाओं पर बात करने के लिए बैठे हैं, वो तो आज आपसे क्वेश्चन करने के लिए बैठे हैं कि 2017 से लेकर आज 2026 आ गया, आपने क्या किया। भाई इनके परिवार का मसला है, वो परिवार में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर चर्चा कर लूंगी आपके कहने पर। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितनी भी योजनाएं लेकर आते हैं वो सिर्फ कागजों पर हैं, आप लाभार्थियों की लिस्ट नहीं बताते, आप वो योजनाओं का फायदा महिलाओं तक नहीं पहुंचाते जो उनको मिलना चाहिए। नहीं, पहली चीज ये है, मैं तो अभी आपको कह रहा हूं, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट सुना दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। पर मैं ये कह रहा हूं कि पहले महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। यदि मानसिकता ही नहीं है तो ये करेंगे क्या, किसके लिए? मैं इस पे पहले प्रश्न कर रहा हूं। के शर्मा जी, वो तो विपक्ष में है ना, और आपकी बात को मैं मान लूं, चलिए इनकी मानसिकता नहीं है तो जनता ने सबक सिखा दिया, वो विपक्ष में बैठे हैं, आप सरकार में हैं, आपकी मानसिकता अच्छी है, सकारात्मक है, तो आशुतोष जी को बता दीजिए आंकड़े कि आपकी जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें कितने लाभार्थी हैं, कितनों को मिल रहा है, कितने महिलाओं का आप भला कर रहे हैं। मैं तो आपको सीधा कहा कि अभी अभी जो योजना लागू हुई है वो पूरे प्रदेश के 60 वर्ष से ज्यादा की महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए। रक्षाबंधन के अवसर पे
सारे प्रदेश की महिलाओं को उनके गार्जियन के साथ में पूरी बस यात्रा फ्री है। अब कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त जो है उनको दिया गया है, लगातार दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। मुफ्त स्कूटी प्रदान करने की बात कही गई थी जो मेधावी छात्राओं को दी गई है। इसके अलावा महिला उद्यम निधि योजना 10 लाख रुपए तक की ऋण की व्यवस्था महिलाओं को की गई है। मुद्रा योजना आपको पता है जो पूरे भारत भर में जो केंद्र सरकार द्वारा लागू हुआ उसमें सर्वाधिक महिलाएं ही लाभान्वित हुई हैं, लगभग 60 से 65% महिलाएं उसकी लाभान्वित हैं। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए 51,000 रुपया उनको राशि दी जाती है। ये सारी ही योजनाएं जो है क्रियान्वित हैं, चल रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पर विषय ये नहीं है, योजनाएं तो हर सरकार में या जो सरकार सोचती है वो उस वादा करती है उसको पूरा कर देती है, पूरा भी करती है, पर जहां पर मानसिकता ही इस लेवल की हो, मानसिकता। अभी ये महिला अत्याचार पे बहुत बात कर रहे थे, 30% लगभग बलात्कार में कमी आई उत्तर प्रदेश में। क्यों कमी आई? इनके समय क्यों ज्यादा थी? अभी मैं एक घटना आपको सुनाने लगूं तो केवल एक घटना का उदाहरण देता हूं, क्योंकि जो बहुत शर्मनाक घटना खुद मुलायम संघ के गृह क्षेत्र में घटी। एक जो है ब्राह्मण महिला को परिवार सहित मुंह काला करके पूरे परिवार को गांव में घुमाया गया। ठीक, ये था इनका शासनकाल। लेकिन के शर्मा जी, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन के शर्मा जी, यही तो विडंबना है ना, महिलाओं के मामले में, महिलाओं के मामले में दूसरे का दामन ज्यादा दागदार दिखता है। अपने कार्यकाल की घटनाएं तो भूल जाते हैं, अपने कार्यकाल की घटनाओं पर तो चर्चा नहीं होती। आशुतोष जी को हाथरस याद रहा, आपको मुलायम सिंह यादव जी का गृह क्षेत्र याद रहा, अपने अपने कार्यकाल की जिम्मेदारी कहां किसी को याद रहती है। और जो आपने लाभार्थी गिनाए, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट एक सवाल पे कहता हूं, हम घटनाएं हुई हैं, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन क्या हर घटना पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? ठीक है, हर आशुतोष घटना वर्मा जी पर जो है एक्शन हुआ या नहीं हुआ? क्राइम अगेंस्ट विमेन, इनके समय जिनका मुंह काला करके घुमाया गया, मैं पूछ लेती हूँ आशुतोष वर्मा जी, क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में ये सरकार कहती है कि हम अव्वल हैं, हमने कन्विक्शन रेट अव्वल करके दिखाया, हमने रेप की घटनाओं में कमी हो गई उत्तर प्रदेश में, ये सरकार ने करके दिखाया। और क्या पैमाना होता है महिलाओं के विकास का या महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का? प्राची जी, मैं क्रमशानुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें करूंगा और मैं पढ़ के अपनी योजनाएं नहीं बताऊंगा, क्योंकि योजनाएं तो हमने की हैं, हमको कोई लिखा हुआ चिट्ठा तो चाहिए नहीं। और ये नोएडा में बैठ के उत्तर प्रदेश को अच्छा समझते हैं, मैं लखनऊ में बैठ के नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का हो सकता है, और फिर इनकी बात कर रहा हूँ। सवाल आप कुछ पूछ रही थी कि महिला आरक्षण पे आ गए, और वो जानते हैं जब आरक्षण की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, एक मिनट, यूपी का रहने वाला हूँ, शांत, नोएडा और अरे रहने वाले कहीं क्यों ना, रहते तो विदेश में बहुत। मैं बताना चाहता था आपके जानकारी के लिए। अरे रहते तो भाई प्रधानमंत्री भी बनारस के रहने वाले, आपको पता है, इसलिए शांत रहिए, बात में हूँ और वहाँ से निरंतर संपर्क में रहता। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, क्योंकि ये तर्क नहीं है, ये लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई है नहीं, व्यक्तिगत आओगे तो ये लड़ाई नहीं है। आप शांत बैठिए, नहीं आप शांत बैठिए, जवाब पा जाओगे इसलिए कह रहा हूं। अरे व्यक्तिगत तो आप ही हैं, शांत नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। सारे जो विदेश से बाहर जाता है उसको देश से प्यार हो जाता है, वो होता है, ठीक है, वो होता है। जो अपने गांव में नहीं रह पाता वही जाके बाहर रहता है। ये तुम देखिए, महिला आरक्षण की बात पहले से ही है, आपके जगाने से नहीं होगा। अच्छा, बोले आशुतोष जी, बोले। ठीक है शर्मा, ठीक है, हो गया। अब सुनिए, देखिए, महिला आरक्षण की बात करिए और बहुत साफ तरीके से कहते हैं, मौजूदा स्थिति में महिला आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रेस करे, हम इसके साथ सैद्धांतिक रूप में नहीं खड़े। इसके लिए वजह है, महिला आरक्षण का मतलब क्या होता है? महिला आरक्षण का मतलब होता है महिलाओं के साथ में उनका पुनरुत्थान भी हो, वो आगे भी बढ़े। लेकिन जिस देश में पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका हिस्सेदारी क्या होगी? हमारा साफ कहना है, और नेताजी का साफ कहना आज से नहीं, यूपीए के दौर से भी है, कि महिला आरक्षण के अंदर
हमारी पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, SC ST महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। और वो आप दीजिए, आज की मौजूदा स्थिति में 543 सीटों में आरक्षण करके दिखाइए, समाजवादी पार्टी पहली तरीके से सरकार के साथ खड़ी होगी। हिम्मत नहीं है इनके सामने, क्योंकि पिछड़ी महिलाओं से डर लगता है। आशुतोष जी, ये बेटर तो चाहते ये क्या होता है, कि ठाकुर साहब की बिटिया, बेटर तो ये ठाकुर होता साहब कि की महिलाओं बेटी, को उनका ठाकुर हक साहब मिल की जो जाता, है वो महिला आ जाए, आरक्षण, महिला ठाकुर साहब आरक्षण का इस मतलब देश जो में पद लागू ऊंचे हो पद है जाता है, उन्हीं की लेकिन बेटी आइडियल बन जाए। सिचुएशन इसके होती, अलावा कोई कुछ ना नहीं। कोई क्लॉज इसमें अटक ही जाता है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद शांतनु जी इंतजार कर रहे हैं, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, ये सरकार जब दिखाती है तो ये बताती है कि 76.6% कन्विक्शन रेट है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में। क्या ये अव्वल है कि नहीं आपकी नजरों में, आशुतोष शर्मा जी? अगर आप कन्विक्शन रेट की बात करती हैं तो कन्विक्शन रेट जैसे जैसे पुलिसिंग में सुधार आता है, वो आज की बात नहीं है। क्या इसके पहले के कन्विक्शन रेट क्यों नहीं थे? क्या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें साइबर सिक्योरिटी, जिसमें नया इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई डिटेक्टिव टेक्निक से CCTV कैमरास, अब जब CCTV कैमरे नहीं तो कन्विक्शन रेट भी नहीं होते थे। तो ये तो एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। 1980 में जो होता था 2026 में वो नहीं होता है, लेकिन सरकारें तब भी थी और आज भी है, इससे सुधार नहीं होता है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमने उन्नाव की, हमने हाथरस की बात करी, चलिए आपने पेट्रोल डाल के जला दिया। हमने उन्नाव रेप केस की बात करता हूं, इन्हीं के बैठे हुए मौजूदा विधायक ने उन्नाव में एक लड़की के साथ रेप हुआ। एक तो रेप हुआ, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उसके पिता को मार दिया गया उन्नाव एक्सीडेंट में। आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ FIR नहीं करने को तैयार है। कन्विक्शन रेट में सरकारों का कोई योगदान ही नहीं है। बलरामपुर में यही हुआ, कोई योगदान ही नहीं है, लखीमपुर में यही हुआ, तो सर बाकी जगहों पर, एक सेकंड आशुतोष जी, देश में बाकी जगहों पर भी तरक्की हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही क्यों अव्वल है इसमें? 76.6 कन्विक्शन रेट में क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश ही अव्वल है? क्या बाकी जगहों पर रिसोर्सेज नहीं, CCTV कैमरे नहीं लग रहे? क्या पुलिस बेहतर नहीं हो रही? प्राची, ये अगर तर्क है, अगर ये तर्क है तो इसका मतलब आप रेप को जो है डिमिनिश कर रही हैं। नहीं आशुतोष, ये सरकार, ये मैं उन रेपों की बात कर रहा हूं जिसमें सरकार की संलिप्तता थी। नहीं आशुतोष जी, आप दो घटनाओं को एक साथ मिला रेट या पुलिसिंग पे बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे कन्विक्शन रेट पर था। एक मिनट, और देखिए, चाहे उन्नाव की घटना, सुनिए आशुतोष जी, नहीं, एक अलग चीज है। नहीं आशुतोष जी, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। मेरे लिए उन्नाव का रेप कांड भी रेप कांड है, हाथरस का रेप कांड तो बहुत गलत इस कार्यकाल में हुआ, तो चले हम इस पर चुप हो जाते। मैं ऐसे नहीं बांटती हूँ आशुतोष शर्मा जी। मैं सिर्फ कन्विक्शन रेट की बात कर रही थी, और जो आपने समझाया आशुतोष जी, वो जरा आप शांतनु जी आप समझा दीजिए। आशुतोष जी कह रहे हैं भाई ये तो होता है समय के साथ, इसमें सरकार का क्या लेना देना? नहीं। देखिए, आपने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ, हमने देखा NCRB के डेटा में। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश का जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो NCRB के डेटा में कम हुआ। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात बताई, ठीक है मैंने FIR कर दी, लेकिन जब तक, देखिए कानून का इकबाल क्या है, उसका डेटरेंट क्या है, कि आदमी जेल गया, उसको फांसी हुई, उसको उम्र कैद हुई, उसे कहते हैं कन्विक्शन। कि अगर 100 FIR आई तो उसमें से कितने जो क्रिमिनल हैं वो कन्विक्शन तक पहुंचे। ये नंबर 75 से 80% रहा है। बड़े बड़े प्रदेश जो टेक्निकल प्रदेश हैं, जो CCTV कैमरा खरीद सकते हैं, उनमें आंकड़ा 20%, 30%, 40% है भारत में। आप कहते हैं CCTV कैसी बात है? भारत में 1991 में, 1990-91 में CCTV आ चुके थे। मतलब ये कह रहे हैं कि CCTV पहली बार आई। इससे देखिए वो क्या होता है कि आपकी थीम क्या है। मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी की थीम थी, लड़के हैं गलती हो जाती है, अब रेप पे फांसी दोगे क्या? देखिए, जब अगर आपका मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, पार्टी अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति ऐसा बोल देता है, तो आपको पता है पुलिस वाला क्या करेगा, किस तरह की चार्जशीट दाखिल करेगा। यहां पे योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, इस चौराहे पर लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूं। अब बताइए क्या थीम जाएगा। एक छोटी सी और इनकी फैक्ट करेक्शन कर दूं। अभी आशुतोष जी ने कहा कि हमें पहले से पता था कि NIC बिकने वाली है। भैया 2025 की कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया था, सबको पता था। 1 साल पहले, 3 महीने पहले उसका टेंडर आ गया था, ये उसमें जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं कि हमें पता था, वो तो भी सबको पता था। और वो भी बिका नहीं है। देखिए दूसरी बिका नहीं है, वो 30 साल के लिए लीज पे मेंटेनेंस के लिए दिया गया 850 करोड़ रुपए में। तो कई बार क्या होता है, डेटा को आप जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, बात को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री आ रही है, कोई भी व्यक्ति अपनी वुमेन एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय जब तक वो सेफ नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। जो आपको जैपनीज ट्रूप आता दिखता है, सैमसंग अगर बंद होती है चाइना में तो नोएडा में आती दिखती है, तो वो ऐसे ही नहीं दिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर साफ हुआ है।
और उसका लोहा पूरा 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 देश मान रहा है। अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल, मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देता हूं। आपने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी दोनों का नाम सुना है, हमने सब खूब डिबेटें करी हैं। इन दोनों के पहले क्राइम कब हुए? एक का 1989 में पहला क्राइम हुआ, 1991 में दूसरा क्राइम हुआ। उसके बाद इन्होंने दोनों ने एक एमएलए को मारा, एक ने राजू पाल को मारा, एक ने कृष्णानंद राय को मारा। इन दोनों के कन्विक्शन कब हुए? एक का 2021 में, एक का 2022 में। मतलब ऐसे ऐसे केस जिसके 40-40 साल में कन्विक्शन नहीं हो, योगी आदित्यनाथ के सामने आके कन्विक्शन क्यों होते हैं? शांतनु जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई है। नेपाल और चीन के बॉर्डर इलाकों में आज आई अचानक भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इसकी एक एक तस्वीर डराने वाली है। इस बाढ़ में कम से कम 305 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 100 से ज्यादा भारतीय हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको डराने के लिए काफी हैं। बड़ा खौफनाक मंजर है, बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर है। लोग वहां से पहले भागते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद वहां अचानक जबरदस्त सैलाब आ जाता है। इतनी स्पीड में सैलाब आता है कि इमिग्रेशन सेंटर और आसपास की इमारतें बह जाती हैं। जो लोग पहले दिखाई दे रहे थे उनके भी नामो निशान नहीं दिखते हैं। अब आपको आइए एक और दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। रासूगढ़ी की तस्वीर है। यहां भी आप देखिए कि कैसे सैलाब नदी किनारे बसे पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले रहा है। इस सैलाब की वजह से वहां जितनी कारें और इमारतें थीं सब बह गईं। आपको ये जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा तबाही भोटे कोशी नदी के किनारे बसे इलाकों में हुई है। उत्तरी रसवा में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात नेपाल आर्म फोर्स के जो 4 जवान हैं वो भी अचानक आई बाढ़ के बाद लापता बताए जा रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके से तबाही है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं। इस कदर सैलाब आया है कि ताश के पत्तों की तरह सब कुछ ढह गया और इनका नामो निशान मिट गया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जो कि तिब्बत बॉर्डर के पास की है। तिब्बत बॉर्डर पर एक पुल देखिए कैसे तिनके की तरह बह गया है। ये तिब्बत बॉर्डर की तस्वीर है। ये एक पुल है जिसपे आपको बसेस खड़ी हुई नजर आ रही होंगी और आसपास चलते हुए लोग भी नजर आ रहे होंगे। अचानक से तबाही आती है, अचानक से सैलाब सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है और ये पुल भी ढह जाता है। इस पर जो खड़ी हुई बसेस है उनका क्या हाल हुआ ये भी आप देखिए, और जो आसपास लोग चलते हुए दिख रहे थे वो भी आप देखिए इस पूरे के पूरे सैलाब में समा जाते हैं। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी वो नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट की है। देखिए कैसे तेज सैलाब में हाइड्रो पावर प्लांट भी बह गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। वहीं भारत ने भी कई टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा है और सीमा पर नदियों के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। तो एक एक तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एक तस्वीर डराने वाली है। ये एक एक तस्वीर बड़ी भयावह है क्योंकि चंद सेकंड में कैसे सब कुछ तबाह हो गया, कैसे जिंदगियां लापता हो गई, कैसे बड़ी बड़ी इमारतें, मजबूत खड़ा हुआ पुल धराशायी हो गया, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन जो बैठक है वो बुला ली है। इसमें कई जो नागरिक हैं वो लापता हुए हैं। 105 भारतीय टूरिस्ट लापता होने की जानकारी भी मिल रही है और इस फ्लैश फ्लड में अब तक 22 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो यहां पर भी तैनात है। इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो नेपाल से सटे जो इलाके हैं, जो बिहार के बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर तैनात कर दी गई हैं ताकि इस तबाही का इंपैक्ट अगर भारत के कुछ हिस्सों में आता है तो इस तबाही के इंपैक्ट को कम किया जाए। ये आप देखिए फ्लैश फ्लड से कितनी तबाही मची है, कैसे पुल तबाह हो गया। ये तस्वीर आप देखिए तिब्बत बॉर्डर के पास की तस्वीर है जहां ये पुल पूरी तरीके से बह गया। एकदम बेबस ये पुल नजर आया क्योंकि फ्लैश फ्लड जब होता है तो बहुत फोर्सफुली पानी आता है मलबे के साथ, बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ, और फिर इसमें तबाही मचती। तो फ्लैश फ्लड के बाद भारी तबाही। ये देखिए रसवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका सफेद धुएं से भर गया। बहुत तेज धमाके जैसी आवाज आपको सुनाई दी, लेकिन ये धमाका फ्लैश फ्लड का है। ये जो आवाज आपने सुनी है ये फ्लैश फ्लड की है क्योंकि अचानक से एकाएक ये तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है और पूरा का पूरा इलाका कैसे मलबे में चंद सेकंड्स में तब्दील हो जाता है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं पूरा का पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो गया है। फिलहाल
फिलहाल रेस्क्यू दल मौके पर काम कर रहे हैं। इस मलबे के नीचे जो जिंदगियां दबी हो सकती हैं उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मलबे से लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि जब तेज रफ्तार से पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, पत्थर आते हैं, मलबा आता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जहां मलबा इकट्ठा होता है दलदल में तब्दील हो जाता है। और ऐसे में इनके नीचे से लोगों को निकालना, जिंदगियों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेपाल से आई ये भयावह तस्वीरें डराने वाली हैं। एक तबाही ने कैसे नेपाल के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जहां रिहायशी इलाके थे, वो रिहायशी इलाके पूरी तरीके से सपाट हो गए हैं। बिल्डिंग्स पूरी तरीके से सपाट हो गई हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमें तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। इस भारी तबाही में काफ़ी नुकसान नेपाल को हुआ है। विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। 105 भारतीय टूरिस्ट लापता होने की जानकारी मिल रही है। और भारत में भी जो नेपाल से सटे इलाके हैं, बिहार के जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत कोइराला सीनियर जर्नलिस्ट है नेपाल से, कंचन झा सीनियर जर्नलिस्ट है नेपाल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन झा जी, फिलहाल की स्थिति क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है, कितने लोग लापता हैं, ये तबाही कितनी बड़ी? जी देखिए, स्थिति अभी बहुत गंभीर है। धन धन का मानवीय क्षति के साथ साथ वहाँ पर अभी अधिकांश जो टूरिस्ट पहुंचे थे, स्थानीय लोग थे, अभी लापता होने की खबर आ रही है। पूरा जानकारी अभी भी सरकार के पास इसका जो स्थिति का जो गंभीरता के साथ है उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इसमें दूसरा बात हम लोग को ध्यान में देखना होगा कि ये केवल अभी रसुआ का नहीं होके अभी ये नेशनल एक इमरजेंसी के रूप में और इंटरनेशनल इमरजेंसी के रूप में भी ये सिचुएशन आगे बढ़ रहा है। और भोटे कोसी में जो आने वाली पानी और त्रिशूली को जो ये बढ़ता हुआ जो नदी का जो बहाव है, इसलिए अभी वो इलाकों में भी रेस्क्यू और रिलीफ का भी क्रम जारी हुई है। दूसरा हम लोग को बात समझना होगा कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट रेनफॉल। एक महत्वपूर्ण बात है हमें समझनी होगी कि हर बार का कारण सिर्फ स्थानीय बारिश ही नहीं होती। आज की घटना में शुरुआती रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि भोटे कोसी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा और पानी तिब्बत की तरफ से ही आया। नेपाल के अधिकारियों ने अभी तक इसके सटीक कोई विश्लेषण और कोई कारण अभी तक पुष्टि नहीं की है। इसीलिए हमें जल्दबाजी में इसे कोई क्लाउड बर्स्ट और वह क्लाइमेट चेंज का ही संज्ञा देकर कहकर नहीं निकालना चाहिए। दूसरा रिपोर्ट सब ये सब भी आया है कि वहाँ पर अर्थक्वेक का भी थोड़ा इफेक्ट देकर डैम का आउटबर्स्ट का भी बात सब आ रही है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक जांच जरूरी है और एक आधिकारिक एक बॉडी की तरफ से जो सूचना अभी तक आनी चाहिए उस पर हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारे हिमालय तेजी से बदल रहे हैं। हम ऐसे अचानक आने वाले फ्लड्स को, ग्लेशियल आउटबर्स्ट को भी कंचन जी, देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। भयावह जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी खोज की जा सके, मलबे के नीचे से लोगों को निकाला जा सके। और अगर कहीं पर ऐसी स्थिति और बनती है जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं तो वहां पर कम से कम नुकसान हो। भरत जी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नेपाल के आपातकाल बैठक भी कर रहे हैं, कितने लोग लापता हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, कितने बड़े एरिया में तबाही आई है, आप बता सकें तो। जी, नेपाल में जो आज सुबह से जो इंसिडेंट हुआ है, ये कंचन जी भी बोल चुके हैं कि ये नेपाल की समस्या नहीं है। इससे पहले आपने भी कह चुके हैं कि ये अब इंडिया के नज़दीक पुगने लगा है। एक नदी बहकर अभी नारायणगढ़ जो इंडिया के बॉर्डर के कुछ नज़दीक है, उसके पास वहाँ से नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स अब पार करने से त्रिवेणी जो बिहार के बॉर्डर में है वहाँ से इंडिया में भी जाएगा। इसीलिए ये जस्ट नेपाल के और रसुआ के समस्या नहीं है, ये होल नेपाल के और ओल की समस्या हो जाएगा। अभी मैं क्या कहूँगा कि अभी तक नेपाल के पार्लियामेंट में यहाँ के भौतिक मंत्री ने भी बोल चुके हैं कि अभी नेपाली 2 खरब से ज़्यादा यहाँ के क्षति हो चुका है। अभी मेरे पास एक डाटा है, अभी तक 90 पुल ब्रिज जो
नदी के ऊपर बनाए हुए हैं सड़क पे 19 पुल भी डैमेज हैं और 40 किलोमीटर सड़क भी डैमेज हो चुका है। अभी अपने भी कह चुके हैं कि 400 टूरिस्ट अभी मिसिंग है। इनमें नेपाली और इंडियन भी है और दूसरे कंट्री के भी हो सकते हैं। 400 आर मिसिंग। इसमें अभी तक 25 शव मिल चुके हैं, जो उसको डेथ बॉडी मिल चुके हैं। अभी नेपाल प्रहरी ने बोल चुका है कि 26 पुलिस आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, पुलिस पर्सन्स 26% आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी नेपाल गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट भी था, उसमें पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठ गई कि नेपाल गवर्नमेंट ने उसके आसपास से रसुआ, नुवाकोट, चितवन, धादिङ से लेकर 6 डिस्ट्रिक्ट में आपातकाल घोषणा किया गया है, जहां नेपाल टेलीकॉम, एनसेल जैसे कंपनी ने वहां निःशुल्क डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि रेस्क्यू के लिए अभी जो आपने अभी इससे आगे दिखाए हुए थे एक ब्रिज डैमेज, वो रसुआ के ब्रिज नहीं था, वो पोखरा से काठमांडू जाने वाली रास्ते से धादिङ जाने वाली ब्रिज थी। ऐसे 19 भरत जी, ये तो आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं। अभी जो आप आंकड़े दे रहे हैं उसके मुताबिक आप कह रहे हैं 400 लोग मिसिंग हैं, 105 भारतीय नागरिक लापता होने की जानकारी है, 25 शव मिल गए हैं और 19 पुल डैमेज हुए हैं और 40 किलोमीटर की जो सड़क है वो डैमेज हो गई और 26 पुलिसमैन आप बता रहे थे कि वो अभी लापता है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, ये जो एरिया है जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, इस एरिया के बारे में क्या आप समझा पाएंगे? ये कैसा एरिया है, कितनी बड़ी संख्या में तबाही आई है या कितने किलोमीटर में फैली हुई है ये तबाही, किन किन एरियो पर इम्पैक्ट पड़ा है इससे? ये जो स्टार्टिंग में जो आपने रसुआगढ़ी नाका के एक वीडियो दिखाई थी, वो फोटो था, हाँ। वहां से नारायणगढ़ और इंडिया के बॉर्डर तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है वहां से। ठीक है, 400 किलोमीटर। अभी वो इंडिया के बॉर्डर में पहुंचना कुछ 100 किलोमीटर बाकी है, फ्लैश फ्लड। अभी नारायणगढ़ क्रॉस कर चुका है वो, नेपाल के चितवन डिस्ट्रिक्ट के एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वहां से फ्लड का क्रॉस कर चुका है। अभी नेपाल के एक इम्पोर्टेंट जो हाईवे है, जिसको पृथ्वी हाईवे बोलते हैं, वो अभी उसमें मोर देन 1000 व्हीकल आर स्टॉप्ड। उसमें फ्लड से वो सड़क में ही वो बाढ़ आया हुआ है, वो सड़क में ही वो गाड़ी वहीं ठहरे हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ जी जी जी, बताएं सर, आप बताएं। वहाँ वो गाड़ी में जो लोग गए हुए थे, गाड़ी रास्ता में छोड़ के वो लोग जंगल के तरफ गए हुए हैं रेस्क्यू के लिए, सेफ्टी के लिए। ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप कि गाड़ियों को छोड़कर लोग जंगल में चले गए अपने आप को बचाने के लिए? ये काठमांडू जाने वाले रास्ते जो है, जो त्रिशूली नदी के किनार से हमारा एक इम्पोर्टेंट हाईवे है। काठमांडू जाने वाली सड़क कह रहे हैं आप? या जी, जो भोटेकोशी नदी त्रिशूली में मिलता है, वही त्रिशूली नदी काठमांडू, पोखरा और नारायणगढ़ के रास्ते के बॉर्डर में वो रिवर है। वही रिवर के साइड में जो रोड है, हाईवे है, वो डैमेज हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपके मुताबिक जो जानकारी आप दे रहे हैं कि जो काठमांडू की तरफ जाने वाला हाईवे है, वहां पर भी कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लोग अपने आप को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए जंगलों की तरफ भागे हैं। 19 पुल डैमेज हुए हैं, 40 किलोमीटर की सड़क डैमेज हुई है, 25 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, 400 लोग मिसिंग हैं, 105 भारतीय नागरिक भी मिसिंग हैं। और जो आप बॉर्डर की बात बता रहे थे, फिर मैं कंचन जी के पास जाऊं, एक बार बस ये क्लियर कर दीजिए भरत जी कि भारत के बॉर्डर से कितना दूर आप बता रहे थे जहां पर ये तबाही हुई है और ये फ्लैश फ्लड कितना नजदीक पहुंचा है? अबाउट 100 किलोमीटर बाकी है अभी। 100 किलोमीटर, या ठीक है, यानी कि भारत के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर ये अभी फ्लैश फ्लड है और इसीलिए यूपी के एरिया और बिहार के एरिया जो कि नेपाल के बेहद नजदीक हैं, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। होम मिनिस्टर ने बिहार के सीएम से भी बात की है और जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई में बहुत डराने वाली हैं और इसने एक बड़े एरिया को कवर किया, एक बड़े एरिया में तबाही ये फ्लैश फ्लड लेकर आया है। अब कंचन जी,
आप जरा साझा कर पाएं, हम देख रहे हैं नेपाल इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि एकाएक लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। एकाएक लोग भाग तो रहे हैं, पीछे से तबाही आ रही है, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन चंद सेकंड का पूरा खेल था, चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। नेपाल इमिग्रेशन हो गया, रसुआ की हम बात कर रहे हैं, हम इसके साथ ही साथ भोटे कोशी नदी की बात कर रहे हैं, और एरिया किस कहाँ कवर हो रहा है ये पूरा फ्लैश फ्लड? जी तभी हमारे जो साथी जो बोले हैं इसको ये नेशनल इम्पैक्ट के रूप से ही हुआ है। काठमांडू आने वाले जो मेजर हाईवे थे उस पर भी हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं, और जो फ्लैश फ्लड जो रिवर राउट लेके जो फॉलो कर रही है वो गंडक नदी पर जो यूपी और बिहार के सीमांचल के साथ ही हम लोग के नेपाल की सीमा पर हैं, वहाँ पर वाल्मीकि नगर तक ही हमको लगता है कि भारतीय अधिकारी लोग भी वहाँ पर अपने फुल प्रिपेयर्डनेस में ही है। तो ये क्रुक्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन हम क्या कहना चाहते हैं कि ये तिब्बत से जो इसका प्रभाव शुरू हुआ है, ये कहीं न कहीं जाके हम लोग को भारत के सीमा पर ही इसका वहाँ पर जाके ही इसको बोलिए नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए ही हम लोग को बेहतर है कि अब आने वाले दिन में भारत नेपाल का एक रिवर कोऑपरेशन, देखिए हम लोग का देश जो है सिर्फ सरकारों की संबंध का देश नहीं है, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे नदी भी एक आपस में जुड़े हुए हैं, तो समस्या भी एक आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें जो नॉर्दर्न बॉर्डर है नेपाल का, तिब्बतियन बॉर्डर और जो सदर्न बॉर्डर है, इस पर ही हम लोग पे कोऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि अब तभी भी हम ये बात कर रहे थे कि हिमालय बदल रही है और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो हम देख रहे हैं, और इसके साथ जो हम लोग हैफाजर्ड डेवलपमेंट जो कर रहे हैं इस पहाड़ियों पर, उसका भी हम लोग को अब रुक कर सोचने का समय आ चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग क्या हो। तभी हमारे मित्र बहुत अच्छे वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड किए हैं। इसमें एक तो और बात मैं रखना चाहता हूँ कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की 4 से 30 मेगावाट जो नेपाल की कुल विद्युत का जो क्षमता है, लगभग 12% इस घटना से अभी प्रभावित हुआ है। तो ये मानवीय संकट तो गंभीर है ही, इसके साथ भी इसका आर्थिक असर अब आने वाले दिन में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जल विद्युत एक नेपाल का इकोनॉमी का एक प्रॉस्परस एक तो बोलिए ना अंग था जो हम लोग एक्सपोर्ट में कर रहे थे, वो अभी 12% लगभग। मैं कंचन जी आपके पास लौटूंगी और जानकारी अगर आप जुटा पाएं तो और जानकारी जुटा लें। एक खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है, 2 से 3 घंटे में पानी बिहार पहुंच जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा, ये डिप्टी सीएम की तरफ से बताया गया है। यानी कि ये जो तबाही है ये धीरे धीरे कैसे भारत की तरफ बढ़ रही है, ये बिहार के डिप्टी सीएम बता रहे हैं, सुनिए जरा। सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से जो देवघाट है वहाँ पर पानी लगभग 3 मीटर बढ़ने की संभावना है, और देवघाट वही स्थल है जो नेपाल में है, और गंडक में कितना फ्लो आएगा पानी का, इसके आकलन का हम लोग का पहला और प्रमुख बिंदु देवघाट पर जो गेज यानी पानी का नापने का यंत्र लगा हुआ है। अभी नेपाल सरकार ने भी बताया है कि अभी 2 से 3 घंटे में वो पानी देवघाट पहुंचेगा, और उनका अनुमान है कि 3 मीटर बढ़ेगा, तो अभी वहां पर 4.7 मीटर पानी है। अगर 3 मीटर बढ़ता है तो ये लगभग 7.8 मीटर तक जाएगा, जबकि अभी तक के आकलन या जो आंकड़े जुटाए गए थे तो वहाँ का जो खतरा का निशान है या डेंजर लेवल कहते हैं, वो लगभग 8.5-9 मीटर से ऊपर जाने पे स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें। अब
देखिए, जिस भोटे कोशी नदी की बात हो रही है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से बहती हुई जब भारत में एंटर करती है तो इसका नाम गंडक नदी हो जाता है। और ये जो गंडक नदी है, ये बिहार के वेस्ट चंपारण और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को कवर करती है, इसलिए मॉनिटर इन इलाकों को रखा गया है। SN मिश्रा, सीनियर जर्नलिस्ट, नेपाल से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिश्रा जी, आप भी जानकारी कोई साझा करना चाहें? क्या ताजा जानकारी आपको मिल रही है? स्थिति फिलहाल नेपाल की क्या है? और जैसा जानकारी मिल रही है कि भारत की सीमा के भी बहुत करीब पहुंच गई है ये फ्लैश फ्लड, क्या इस वक्त की स्थिति है? हाँ, पानी अब धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही है और नारायण घाट तक पहुंच चुकी है। अब वहां से बहुत कम दूरी है भारत प्रवेश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उतना भयावह होगा जितना कि यहाँ त्रिशूली में दिखाई दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, 65 लोगों को लाया गया है, जिसमें से 30-40 लोग काठमांडू के हॉस्पिटल में है। सभी हॉस्पिटल को कह दिया गया है अलर्ट रहने के लिए और लोग फ्री सेवा का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन त्रिशूली की स्थिति बहुत ही खराब है और दर्दनाक है वहां की स्थिति, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए और लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी है। यही है लेटेस्ट स्थिति। ठीक है सर, आप कह रहे हैं 65 लोगों को लाया गया है, यानी कि मलबे के नीचे से 65 लोगों को निकालकर काठमांडू तक पहुंचाया गया है सर, ये जानकारी दे रहे हैं आप? हाँ, वहाँ नजदीक में त्रिशूली में कुछ लोग हैं, लेकिन काठमांडू में 25 लोगों को अभी तक हॉस्पिटल में, वीर हॉस्पिटल है और नजदीक के हॉस्पिटल है, उसमें लाया गया इन लोगों को। इन लोगों का इलाज चल रहा है सर। ये जो त्रिशूली में आप कह रहे हैं, जी, आप जो कह रहे हैं कि त्रिशूली में हालात बहुत भयावह हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वहां पर क्या हुआ है, सर बता पाएंगे आप त्रिशूली से काठमांडू की दूरी कितनी है और ये एरिया, ये त्रिशूली जो है, ये कितनी डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है या कितने लोग यहाँ पर हो सकते हैं? नहीं, त्रिशूली अब काठमांडू के बाद अगर तिब्बत की ओर या पहाड़ की ओर जाते हैं तो त्रिशूली बहुत बड़ा ही एरिया है। यहाँ से 2 से 3 घंटा लगता है गाड़ी से जाने में वहाँ, और काफी अच्छा शहर भी है वहाँ। 2-3 हाइड्रो पावर स्टेशन है वहाँ, और तीनों हाइड्रो पावर स्टेशन की क्या स्थिति है सो पता नहीं चल रहा है। बिजली बंद है वहाँ पर, और 3-4 हाइड्रो पावर तो बन रहा है वहाँ। वो काफी, वहाँ का जनरेटिंग क्षमता भी बहुत ज्यादा है हाइड्रो पावर का, और वो सब अभी बंद है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है जो क्या होगा। और त्रिशूली जो है सो उसी में भोटे कोसी नदी आकर एक जगह मिलती है और उसके बाद में त्रिशूली बनकर नारायणी होकर आपके इंडिया के तरफ प्रवेश करती है। तो जो तिब्बत से आया तो भोटे कोसी होकर ही आया। अब वहां पर लाइन से जो तिब्बत से चाइनीज गाड़ी सब आ रहे थे, वो सब गाड़ी अब नदी में चला गया है, कोई एक भी गाड़ी रोड पर नहीं दिखाई दे रहा है। और लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग वहां रो रो कर चारों ओर अपने अपने संबंधित को खोज रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं वहां, ऐसी स्थिति है। जी बिल्कुल सर, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो डराने वाली हैं। इस फ्लैश फ्लड के बाद हालात आप देखिए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और जिस त्रिशूली की आप अभी जानकारी दे रहे थे कि काठमांडू के बाद अगर देखें तो बड़े शहरों में त्रिशूली का नाम होता है और 3-3 हाइड्रो पावर स्टेशन वहां पर हैं। वहां की तबाही की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। और जैसा अभी कंचन जी हमको जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 12% नेपाल में जो पावर सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। तो बहुत बड़ी तबाही है और धीरे धीरे जो फ्लैश फ्लड का पानी है ये भारत की तरफ जा रहा है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में NDRF और SDRF को तैनात कर दिया गया है। अभी तक की जानकारी जो नेपाल से जुड़े जर्नलिस्ट हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक 65 लोग हैं जिनको मलबे के नीचे से निकाला गया है, काठमांडू कुछ को पहुंचाया गया है और आसपास के इलाकों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां सबको मुस्तैद और अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, वहां पर लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही साथ 25 शव मिलने की जानकारी भी अभी भरत जी हमें दे रहे थे। 19 पुल प्रभावित हुए हैं, ऐसा जानकारी उन्होंने हमें दी है। 40 किलोमीटर सड़क का एरिया तबाह हो गया है, 400 लोग अभी भी मिसिंग हैं।
ये भोटे कोशी नदी है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में बहती है और फिर जब ये भारत में एंटर करती है तो इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी भारत की बात करें तो वेस्ट चंपारण बिहार का, इसके साथ ही साथ वाल्मीकि नगर जो कि उत्तर प्रदेश को भी कनेक्ट करता है। तो ये नदी में फ्लैश फ्लड आया था, या ये नदी जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, जिसकी वजह से खतरा भारत पर भी मंडराया है। फिलहाल नेपाल की तस्वीरें बड़ी भयावह हैं। पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि नेपाल में स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कम से कम क्षति हुई हो, क्योंकि अभी आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। लोग चीख पुकार करके भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा पाए।